सभी का खबरों के सफर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छठे रोजगार मेले में 71,126 युवाओं का नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यह कार्यक्रम 20 से भी ज्यादा राज्यों में करीब 43 जगहों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को से जुड़े रहे और लोगों को संबोधित भी किया है। वहीं उस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये रोजगार मेले और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवानों, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। मीडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अखबारों में, टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है, और चर्चा क्या है? एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है? नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया, और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की लेकर दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक की। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात में आने वाले चक्रवाती तूफान की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते 9 सालों में केंद्र सरकार और राज्यों ने आपदा प्रबंधन क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल की है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपदाओं में अपना रूप बदल लिया है और उनकी
तीव्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब हमें इन परेशानियों से जूझने के लिए व्यापार योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि नए क्षेत्रों में भी आपदा का आ रही है और हमको खुद को इसके लिए भी तैयार करना पड़ेगा। वहीं आईएमडी में कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरी जिले में 14 और 15 जून को भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने बुलेटिन में कहा कि 14 जून को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने और प्रभावित जिलों में 15 जून को छिटपुट स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार। जितिन राम मांझी ने इसी साल 27 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक में कहा था कि कसम खाकर कहता हूं कि नीतीश के साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मांझी के इस बयान के 107 दिन बाद उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे। संतोष सुमन ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे पार्टी का विलय जेडीयू में करने का दबाव डाल रहे थे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। क्या विषय है, आप क्या सोचते हैं? अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको। तो वहीं ट्विटर को फाउंडर जैक डोर्से ने एक वीडियो इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी कंपनी के पास भारत से कई रिक्वेस्ट भी आए थे और जिसमें किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा गया था। साथ ही उन अकाउंट को भी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। दरअसल यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ इंटरव्यू के दौरान जैक डॉर्सी ने बताया कि भारत की तरफ से उन्हें कई रिक्वेस्ट मिली और ये वीडियो क्लिप ट्विटर पर ट्वीट किया गया है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब जैक डॉर्सी से पूछा गया कि क्या आपको बीते वर्षों में विदेशी सरकारों की तरफ से कोई दबाव सामने पड़ा है, और इसके दबाव में जैक डोर्सी ने कहा कि उदाहरण के तौर पर भारत को लेते हैं और जहां से उनके पास ढेरों ऐसी रिक्वेस्ट आई थी जिसने किसानों के विरोध को लेकर रिक्वेस्ट की गई थी। खासकर इसमें उन पत्रकारों के अकाउंट का भी जिक्र किया गया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि ट्वीट ऐसा नहीं करेगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्से अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से
इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्से आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डॉर्से ने झूठ बोला है और केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। ये कौन है जैक डॉर्सी, जिनको ट्विटर ने खुद ही निकाल दिया। उनका पूरी सोच भारत के खिलाफ की थी। ये किसानों का मामला क्या है? जब लाल किले पर किसान आंदोलन के समय बहुत से अतिवादी लोग चढ़ गए, आज वहां तिरंगा को उन्होंने उतार दिया था, अपना झंडा लहराया था, बहुत से पुलिस वालों को पीट के नीचे फेंक दिया था। तब सरकार ने कहा कि ये क्या दिखा रहे हैं ट्विटर पर आप? ये तो भारत, लाल किला भारत के संप्रभुता का प्रतीक है, वहां तिरंगा फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका प्रोटेस्ट जरूर किया गया था और करना भी चाहिए। आप जो हैं, कैपिटल पर हमला होता है अमेरिका में, तो आप उनका ट्विटर बंद कर देते हैं। और यहां जो आतंकवादी भारत के तिरंगे का अपमान करके उसको लहरा रहे थे, पुलिस के लोगों को पीट रहे थे, उसको आप बोलने की आजादी की बात करते हैं। महिलाओं के खिलाफ जब कोई ट्विटर पर अत्याचार होता था, कोई सुनवाई का स्थान नहीं था। हमने कहा आपको देना चाहिए। और तीसरी बात, कई बार सरहद के पार से अनवेरिफाइड अकाउंट से भारत के आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता था। हमने कहा क्या कर रहे हैं आप? और ये लोग अमेरिकन कांग्रेस के सामने पेश होंगे, हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड में पेश होंगे। ये भारत की संसद की कमेटी बुलाएगी तो हम नहीं आएंगे। ये तो ठीक नहीं था ना। तो ये बातें कही गई। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। Well, first of all, I would like to know, why would Jack Dorsey make such a statement? He has said that, look, when the farmers' protests were going on, at that point in time, they pressurized us, obviously not to give Twitter platform in the handle of farmers' protests so that they could be seen all over the country. Now, why would Jack Dorsey tell a lie? Rajiv Chandrasekhar says that this is a lie. Why would he tell a lie? There's no reason for Jack Dorsey to tell a lie that they threatened Twitter at that point in time when the protests were going on, that they would shut their offices and that they would raid the then Twitter employees or the Twitter employees at that point in time. There's no reason for him to tell a lie. He's not against the BJP. He's not against this government. Why would Twitter be against anybody? Right? They're in business, that's all. And there is every reason for others to tell a lie, because they can't accept this. And if they accept it, then what will happen to them is what happened to others. There has been a systematic erosion
of the freedom of speech and expression and civil liberties in the country. Unfortunately, this phenomena is not confined to the central government alone. Certain state governments also have been equally draconian and authoritarian in the manner in which they seek to stifle dissent and try and proscribe alternative voices. But what Jack Dorsey is saying does not really come as a surprise, because I recall that if you would complain to the management of Facebook about certain transgressions and aberrations which Facebook was indulging in, those complaints would go to certain BJP functionaries even before they would reach the management of Facebook. You know, such was the level of infiltration in certain organizations. But I would definitely like to add that the media itself is also to blame when certain sections of the media became pet performing poodles because, to certain interests. They obviously, set a benchmark and standard that if they were dealt in a coercive manner, they were willing to toe the line. And as the former Deputy Prime Minister, Mr. Lal Krishna Advani, had once famously said, that when they were asked to bend, they decided to crawl. And that's been the story of the तो वहीं यूएन पीसकीपर्स डे की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि संघर्षों की अपनी एक अंतर्निर्मित गति होती है जो अपनी खुद की निरंतरता के लिए समर्थन प्रदान करती है, एक प्रकार का नकारात्मक संतुलन। इसलिए इस नकारात्मक संतुलन की स्थिति से बाहर आने के लिए परस्पर विरोधी पक्ष खुद निर्णय लेते हैं कि उन्हें कुछ बाहरी हस्तक्षेप या समर्थन की आवश्यकता है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। Brothers and sisters, the United Nations peacekeeping operations have been instrumental in maintaining stability, preventing conflicts, and facilitating the restoration of peace in the regions torn apart by violence. Friends, let me try to explain how I believe the demand is generated for UN peacekeeping operations, whenever a conflict erupts between two or more parties, it is generally harmful to the direct and indirect stakeholders. But no matter how much harmful it is, the conflict develops a negative but a stable equilibrium leading to the perpetuation of conflict. This is because when one side harms or kills the other side, then the other side is filled up with the feelings of revenge and resentment. Then the second party also tries to harm the first party. And human nature being what it is, the cycle has a tendency to continue. That is why I believe that conflicts tend to have an inbuilt momentum of their own, which provides support for its own continuation, a sort of stable and a negative equilibrium. So, to come out of this state of negative equilibrium, the conflicting parties themselves decide that they need. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांगड़ा के नरपुर में बीजेपी जिला पार्टी दफ्तरों का उद्घाटन किया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। दरअसल कांगड़ा के नूरपुर में जनसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि युवराज विदेशों में जाकर मोदी की निंदा करते हैं और अब देश का ही विरोध करने पर उतारू हो गया है। सिंगोल की स्थापना की तो उसको भी उन्होंने गलत बताया। आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि वर्किंग स्ट्रीट का तक समिति सीमित करके रख दिया गया था और आज ये शासन और सुशासन का प्रतीक बना हुआ है। हम पूरी सब लड़ रहे हैं, नवीन बाबू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी, चलेगा व्यक्ति से लड़ रहे हैं। केसीआर का बेटा, केसीआर का दामाद, केसीआर की बेटी, यही एक तेलंगाना राज्य समिति। हम स्टैलिन से लड़ रहे हैं, डीएमके में
कौन है स्टालिन? पहले करुणानिधि, बाद में स्टालिन, अब उसका बेटा आएगा। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे? शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी एनसीपी, कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी, कल उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने की चला गया। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी पार्टी में हैं जहां प्रजातांत्रिक तरीके से विचारों के साथ जुड़ करके आपको काम करने का मौका मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहां आपसे ये भी कहना चाहता हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सेवा की? कोरोना में सारी पार्टियां लुप्त हो गई। इनके नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो से किया करते थे। कोरोना में सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए। कोई क्वारंटाइन में चला गया, कोई आईसीयू में चला गया, कोई दिखने को नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाहर निकल करके कोरोना में लोगों की सेवा की, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। हम तो वहीं मनसुख मांडविया कच्छ दौरे पर पहुंचे, जहां पर लोगों को निकालने के लिए प्रयासों का दया विवरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ जिले में आसन चक्रवात विपर्जॉय के मद्देनजर लोगों को निकालने का प्रयास किया। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। फैक्ट कच्छ में होनी है, उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में सोमवार दोपहर 4 बजे लगी आग मंगलवार सुबह 8 बजे तक बुझा ली गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गठित अफसरों की टीम सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची है। एससीएस होम राजेश रजोरा जांच कर रहे हैं। दरअसल भोपाल कलेक्ट्रेट आशीष सिंह का कहना है कि आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारी प्राथमिकता थी कि कोई जनहानि ना हो और आसपास के इलाकों में आग ना फैले। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।